तो नमस्ते दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं कि आपका जो है प्राचीनतम हिस्ट्री जो है ख़त्म हो चुका है। प्राचीन हिस्ट्री जो नहीं देखें जाकर आप ज़रूर देख लेंगे। उसका जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा और 3-4 वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है। और लेकिन सारे वीडियो 1-1 घंटा के हैं, इसीलिए अब यहाँ चलिए। अब आप क्या कहते हैं, मध्यकालीन में आ जाते हैं। यहाँ इससे तो प्रश्न आपके बहुत आएंगे भाई, और ये आपको जो है याद करनी रहेगी। ईस्वी से लेके कहानी आप सब जान लीजिए। तो शुरुआत यहाँ क्या करते हैं, इस्लाम का उदय करते हैं तथा अरब आक्रमण। ठीक है, तो इस्लाम की स्थापना जो है सबसे पहले किए थे हज़रत मोहम्मद ने 570 से 632 ईस्वी में की। कुरान में राज्य कानून को जावाइत कहा गया है। हदीस जो है ये इस्लामिक कानून है। तो कुरान के बाद दूसरा मुख्य स्रोत है मदीना के युद्ध। तो मदीना का युद्ध जो है कुरैश बनाम मुस्लिम के बीच हुआ। मदीना का युद्ध जंगे बद्र मार्च अप्रैल में हुआ। जंगे खंदक मार्च अप्रैल में ही सब हुआ था, 624 ईस्वी, और एगो 627। और जंगे उहद मार्च में हुआ 625 ईस्वी। ठीक है, तो अरबों का भारत पर आक्रमण। तो ये जो ये पॉकेट जीके में कुछ ज़्यादा ये दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, जानकारी लेने में क्या जाती है। लेकिन यहाँ से आपका शुरू हो गया अरबों का भारत आक्रमण। तो प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। खलीफा उमर के शासन में ढाने ढाने का होता है, थाने महाराष्ट्र पे होता है, जो आज सफर रहती है। भारत में अरबों के प्रवेश मार्ग जो हुआ था खैबर दर्रा के द्वारा हुआ था। तो खैबर दर्रा ज़्यादातर पूछता है। ऐसे इसमें बोलन दर्रा, मकरान तट और जलमार्ग भी लिखा हुआ है, लेकिन आप खैबर दर्रा याद कीजिएगा। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है भारत पर। इससे पहले के 711 में उबैदुल्लाह व बुदैल के असफल आक्रमण हुए थे। ये थे उससे पहले भी उबैदुल्लाह इससे भी, लेकिन असफल हुए। कासिम ने मकरान मार्ग से आक्रमण किया था, ये आप ध्यान दें। ठीक है, मकरान मार्ग से जो आक्रमण किया। और देवल न्यून सेवनान शीशम रावण ब्रह्मन्नाबाद आलोर मुल्तान को जीता। तो इतने सारे तो जीते, लेकिन मेन यहाँ जो नाम हो जाता है मुल्तान। आक्रमण किया किसको जीता, तो मुल्तान को जीता। कासिम ने 712 में सिंध को जीत लिया और प्रथम अरबी आक्रमणकारी था। और कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। ठीक, यहाँ तक आप जान लिए। तो पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर की मृत्यु रावण के युद्ध में हो जाती है। मतलब मीर कासिम से ही लड़ाई होती है रावण की युद्ध। तो राजा दाहिर थे उस समय, तो मृत्यु हो जाती है। और कासिम ने दाहिर की पुत्रियाँ सूर्य देवी तथा परिमल देवी से को ब्रह्मणाबाद से पकड़ा था। अरबों को चालुक्य शासक पुलिकेशी राज अवनिज नाश्रय ने हराया। इसी कारण नैसारी अभिलेख में इसे दक्षिणापथ ठोस अष्टम की उपाधि दी गई। अच्छा, ये आप ध्यान देंगे। ये प्रश्न अभी जो है बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट भी इसमें करवाएंगे अब सीजीएल का। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसका है मेरे पास, जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना, तो ये पूछता है दक्षिणापथ ठोस अष्टम की उपाधि, जो यहाँ आपको दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अरबों को चालुक्य शासक पुलकेशी राज अवनिजनाश्रय ने हराया। और इसी कारण नैसारी अभिलेख में इसे दक्षिणापथ ठोस अष्टम की उपाधि दी गई। प्रसिद्ध मुस्लिम यात्रियों का आगमन, तो सुलेमान था, 9वीं सदी में आया था। प्रतिहार राजा मिहिर भोज पाल राजा धर्म एवं देवपाल के समय आया था। अल मसूदी, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में ये पाल वंश से सब करवा चुके थे, तो समझिए कि उन्हीं के समय में ये सुलेमान आया था। अल मसूदी, तो ये अल मसूदी महिपाल राष्ट्रकूट राजा है, इंद्र तृतीय के समय आए थे। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी अरोड़ थी। सर विलियम म्योर सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में नर्म युद्ध की शुरुआत की। गिब्बन हजरत मोहम्मद ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया था। गिब्बन
तो तुर्की आक्रमण बात करें तो गजनी वंश के संस्थापक थे आपके अल्पतगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का जो है दामाद था। वह 977 में गजनी के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और सुबुक्तगीन की मृत्यु जो है 999 ईस्वी के समय साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। तो मतलब मृत्यु 999 ईस्वी में हो जाती है। और महमूद गजनवी फिर यहाँ जो है आते हैं। तो अल्पतगीन जो है गजनी वंश के स्थापना अल्पतगीन ने की और सुबुक्तगीन जो है दामाद था, ये आपको ध्यान देना है। तो महमूद गजनवी, तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, और सुबुक्तगीन जो था अल्पतगीन का दामाद था। और सुबुक्तगीन का पुत्र हो गया महमूद गजनवी। एवं सुल्तान की पदवी धारण करने वाले प्रथम शासक थे। तो अभी तक सुल्तान का जो है पदवी धारण किए थे कौन? महमूद गजनवी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसे यमीन उद्दौला और यमीन उल मित्तल की उपाधि दी। ये आपको ध्यान दे देना है। मैंने किसने उपाधि दी? तो ये दिए थे आपके बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह। महमूद गजनवी जो है भारत में स्थायी मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति की यहाँ बात अब करते, तो यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि मुल्तान, आप यहाँ देखिए मुल्तान में है करमाथी, शिया, फतेह दाऊद, सिंध, अरब, हिंदू कुश, जयपाल था उस समय। और कन्नौज में राजपाल प्रतिहार वंश था। दक्षिण भारत में चोल राजेंद्र प्रथम थे। और गुजरात में दुर्लभ राज्य चालुक्य वंश के था। तो कौन सा उस समय राज्य कर रहा था, वह शासन किसका था, ये बोल रहा है। बुंदेलखंड में चंडेल वंश, दिल्ली में तोमर वंश नंगपाल था। और बंगाल में महिपाल था प्रथम, मतलब कि पाल वंश का था। कश्मीर में लोहार वंश था। और सिंध पे आपका अरब था। तो बहिंद का युद्ध जो हुआ महमूद तथा आनंद पाल के बीच, आनंद पाल तोमर वंश का जो है दिल्ली का था। ठीक है, बीच हुआ था किसके? बहिंद का युद्ध, आनंद पाल और महमूद गजनवी। महमूद ने आक्रमण के समय हिंदू का शाही राज की राजधानी उदभांडपुर थी। ठीक है, अब हिंदू शाही उस समय जयपाल था हिंदू शाही वंश में। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 आक्रमण किए। तो ये जो है प्रश्न आते हैं। तो कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। और कुछ प्रमुख आक्रमण जान लें। तो प्रथम आक्रमण जो है पंजाब में हुआ था राजा जयपाल के विरुद्ध पर। और चौथा आक्रमण मुल्तान 1005 में। तो मतलब हर साल ये करते रहा। 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा पे हुआ था 1018 में। 14वां 1021 में हुआ ग्वालियर प्लस कलिंजर में हुआ था आक्रमण। 15वां गुजरात में हुआ 1024 में। 16वां आक्रमण 16 सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात 1025 में हुआ। तो यहाँ जो है ये पूछ लेता है। फिर यहाँ 1027 में जो आक्रमण होता है ये अंतिम आक्रमण होता है सिंध प्लस सुल्तान। ठीक है, और कश्मीर आक्रमण यहाँ 1016 में होता है। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है भीमदेव सोलंकी ने किया था। तो मन में यदि आपके मन में कभी कभी ख्याल आ जाता हो कि फिर सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ, तो यही हुआ था। फिर पुनर्निर्माण हुआ और भीमदेव सोलंकी ने यहाँ किया था। सोलंकी से याद आया कि एक मूवी अभी आई है जॉली एलबी, तो सोलंकी ही नाम है उसमें, किसी क्लाइंट का नाम होगा। सोमनाथ मंदिर जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। और चंडेल शासक जो है आपका विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। और महमूद गजनवी की सेना में हिंदू सेववंद राय तथा तिलक भी शामिल थे। महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी थे आपके साहित्यकार में अल बरूनी, उत्वी, वहाकी, फिरदौसी, जारी तुसी, उनसरी, असजदी तथा फारूकी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये सब पूछ लेता है कि कौन कौन उसके दरबारी साहित्यकार थे। तो यहाँ महमूद गजनवी के फिर से बोल देते हैं। फर्स्ट आपके अल बरूनी, फिर उत्वी, बहाकी, 3 लोग हैं।
चौथा है फिरदौसी, जारी तुसी, उनसुरी, असजती और फारूकी। ये सब 8 जो हैं आपके थे और सबके अलग अलग काम थे। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख के सिक्के चांदी जारी किए। ठीक है, सिक्के जारी किए, चांदी का था। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख के सिक्के जारी किए। मोहम्मद की बात अब करते, महमूद था, अब यहाँ मोहम्मद गौरी पे आ गए हैं। ठीक है, तो यह गौर प्रदेश अफगानिस्तान का शासक था, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद और महमूद में अंतर आप देखिएगा। तो मोहम्मद गौरी या गौर प्रदेश अफगानिस्तान का शासक था। भारत में तुर्की राज की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। तुर्की राज, इसका भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान पर और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर किया था मोहम्मद गौरी। और इस बार भीम द्वितीय की सेना को जो है पराजित किया। तो इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। जब गुजरात में हुआ था तो उसमें चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय जो थे उसमें शासन कर रहे थे जब मोहम्मद गौरी पराजित किया था। और यहीं मुल्तान के लिए था, कौन था आपका पहला युद्ध में, भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। इसका प्रमुख सेनापति जो है खारबक, खरमेल, इल्लाह, मुकबला, यालदौज, कुबाचा एवं एवक थे। तो यहाँ यालदौज, कुबाचा, एवक सब तो नाम ही है, लेकिन यहाँ एवक का आगे किरदार जो है रहता है। तो उत्तरायण के प्रथम युद्ध 1191 में होता है। गौरी और पृथ्वीराज तृतीय से, ये गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो जाता है, मतलब कि इसमें मोहम्मद गौरी जो है हार जाते हैं। फिर द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है। गौरी ने पृथ्वीराज को ही पराजित किया था। यदि इस पर मूवी देखना है आपको तो आप एक पृथ्वीराज मूवी आई है अक्षय कुमार की, आप देख सकते हैं। राजपूत सेनापति गोविंद राय, खांडे राय व बदमसा रावल थे। उत्तरायण के तृतीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति जो है स्थापित हो गई थी। तो पूछ देता है कि मुस्लिम का जो है प्रभाव भारत पे कब पड़ा, तो तीसरी जो है उत्तरायण युद्ध, सॉरी तीसरी नहीं, द्वितीय में ही हो गया था। द्वितीय युद्ध में तीसरी हुई कहा। 1194 में फिर चंदावर का युद्ध होता है। गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में जयचंद हार जाते हैं। और जयचंद सब यही हैं जो साथ दिए थे हम ये पृथ्वीराज को हराने के लिए एवक का, गौरी का। ठीक है, तो गौरी फिर बाद में गौरी का ही से युद्ध हो जाता है जयचंद से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसका एक दास था बख्तियार खिलजी ने बिहार, बंगाल और विजय प्रांत की एवं नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विध्वंस किया था 1202 ईस्वी में। तो ये बख्तियार खिलजी ने ही जो है यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और इन्हीं के नाम पर, बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर आपका बिहार में एक है। और यहाँ बता दें कुमारगुप्त जो है इसका निर्माण करवाए थे। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के जो हैं 64 से 66 ग्रेन पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे, जिसकी दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। और गौरी ने 56 ग्रेन का अन्य सिक्का देहलीवाल चलाया। तांबे के सिक्के 37.5 से 48 ग्रेन का था। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 को खोखरे ने सिंधु के पास दमयक ने की थी। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ठीक है, ये प्रो मोहम्मद हबीब के द्वारा कहा गया है। भारत में तुर्की सफलता का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एकता का अभाव, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अर्सनाल था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 में सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां एवं तैमूर ने भारत पर आक्रमण किए। ब्रह्मा आक्रमणकारियों को क्रम में देखें तो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, बाबर, अहमद शाह अब्दाली। भारत में सुल्तान की उपाधि व पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने किया। और तुर्की मुस्लिमों को तुरुस्क, कजाकिस्तान से आए
लोगों को ताजिक एवं फारस से आए लोगों को फारसिक नाम से जाना गया। तो ये सब कुछ जानकारी थी, आपको मिल गई। चलिए यहाँ से दिल्ली सुल्तान जो है शुरू होती है गुलाम वंश से, यहाँ से याद करना है आपको, ठीक है। याद तो वहीं से शुरू हो गया था तो, लेकिन यहाँ से ऑपरेशन बन जाते हैं। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। गुलाम वंश के यहाँ शासनकाल देख लें तो गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक रहता है। तो यहाँ ईस्वी थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और किस वंश, कौन कौन से वंश इसके आगे आता है ये भी आपसे पूछता है, और दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए, यहाँ जो है गुलाम वंश ईस्वी 1206 से 1290, दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, कैसे है, सब बताएंगे, क्योंकि आपको टोटल अभी 1947 तक पढ़ना है कि नहीं। तो अभी 1500 में है, 1200 में है। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रोफेसर हबीबुल्ला खान ने जो है गुलाम वंश को मामलुक वंश की संज्ञा दी थी। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। पूछ देता है कि मामलुक वंश इसमें से कौन है, गुलाम वंश, लोधी है, सैयद है, ऑप्शन रहेगा आपका। तो गुलाम वंश को ही हम मामलुक वंश बोलते हैं। पहला शासक यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो आपको हम बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको हम जानकारी दिए थे, याद नहीं हो तो बता दें कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है, आप बोल दें कि एक दामाद भी बोल सकते हैं, या फिर उसका एक उत्तराधिकारी था। तो इसीलिए गुलाम था एक भारत तो काम कर जो करता है ना, आप उसके जिसके संरक्षण में रहते हैं, जो आपका मालिक रहता है, आप उसके गुलाम रहते हैं। तो ठीक उसी तरह ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक था। गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको जानकारी दिए हैं। तो एक इसी के कारण इसको गुलाम वंश जो है ये बना। तो इसके आगे कौन कौन था, चलिए दिखाते हैं आपको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक का रहता है शासनकाल, ज़्यादा नहीं रहता। ऐबक को निशापुर की काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा था। गजनी व्यापारी गौरी ने खरीदा था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुरान खान आदि उपनामों से जाना जाता है। इसे भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना गया है, मतलब सुल्तान कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया। गौरी की जो मृत्यु हो जाती है तो ऐबक इस जो है उसके भारतीय प्रदेशों का शासक बनता है। 25 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ व लाहौर की राजधानी तथा बंगाल का गवर्नर अली मर्दान को बनाया। दिल्ली सल्तनत ने अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के हैं। ये पूछ देता है, दिल्ली सल्तनत के जो ये दरबार शासक जो था इलवारी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था 1199 में, ठीक है। और शुरू इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी को पूर्ण किया। तो आगे आपको कुतुब मीनार की जानकारी मिलेगी कि कौन कौन इसके साथ जो है काम किए हैं। और वही जो है फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें किरदार रहा है। 5वीं मंजिल जो है बनाया था। इसकी ऊंचाई जो है 240 फीट, मतलब 73 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुब बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। अजमेर में स्थित बिसल देव चौहान द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसने दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्रदान की। फ़ख्र ए मुदव्विर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली थी और गौरी के उत्तराधिकारी जो है गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। ऐबक ने ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा ने अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। इल्तुतमिश की यहाँ बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 36 तक का शासन कर रहा है। यह इलवारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का जो है सूबेदार था, ठीक है। ऐबक का दास है तो इसको हम मानिए कि ये भी गुलामों का गुलाम इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि गुलाम वो था, ये भी गुलाम है। तो ऐबक ने इसे गुजरात अभियान से लौटते समय 1 लाख जित्तल में खरीदा था।
खोखरों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 में गौरी ने ऐबक को उसको मुक्त करने का आदेश दिया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक व गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, जैसे कि आपको हम बताए हैं। इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम भाग माना जाता था। ताजुद्दीन यल्दौजी, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं अली मर्दान इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे। इसमें सर्वप्रथम अस्थायी सेना व तुर्कान चहलगानी चालीसा का गठन किया है। यह प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा अज मुल्तसिर बिल्लाह से वैधानिक सम्राट की मान्यता व सुल्तान आजम की उपाधि प्राप्त की। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी में इस संबंध में लिखा है, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लात वस्त्र आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। राजधानी लाहौर से दिल्ली बिहार में सूबेदार मलिक जानी वजीर जी निजामुद्दीन को बनाया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने इसके समय प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी को उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। चलिए, मंगोल साम्राज्य में यम एक कुरियर या डाक प्रणाली थी। चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा और इसे यहां पराजित किया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने जो है इनकार कर दिया था। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। भारत में पहला मकबरा सुल्तानगरी पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी तथा बदायूं का नासरी मदरसा हौज सुल्तानी बड़ा जलाशय इल्तुतमिश ने ही बनवाए थे। R.P. त्रिपाठी ने कहा कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। इल्तुतमिश ने कहा कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान यल्दौज से तराइन का तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में, कुबाचा से संघर्ष 1217 व 1228 ईस्वी में, रणथंबोर 1226 में, चित्तौड़ 1227 ईस्वी, ग्वालियर 1231 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध था। बयाना पर आक्रमण करते जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया। वह 1236 में मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के वह कब्र कुतुब मीनार में है। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी भाषा सिक्के चलाने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। मानक सिक्का टक्का चांदी 175 ग्रेन मिश्रित धातु विलन चांदी व तांबे का जित्तल ग्रीन, इन पर देवनागरी लिपि का प्रयोग। अन्य सिक्का अदल आर्टरेन सिक्कों के एक ओर बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता है। एक टंका चांदी बराबर जो है आपका 48 चित्तल हो जाता है। 152 दाम 490 दिरहम। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हस्म-ए-अंतरक कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह के समय में नायब-ए-मामलिकत पर तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने हेतु सृजन किया। पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति एतगीन था। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज था। फिर रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान की बारी है, जो 36 से 40 ही रहती है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री दिल्ली की जनता के सहयोग में सिंहासन पर बैठी, जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखुर का पद दिया। रजिया वह याकूत के प्रेम संबंधों का तुर्कों ने विरोध कर रजिया को सत्ता से हटा दिया। रजिया बेगम का पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना था। मलिक इख्तियार उद्दीन आतुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किले में मुबारक में कैद किया था। नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो फिर उसके बाद 40 या 46 में आ गया और बीच में और सब रहते हैं जिसका किरदार बहुत कम रहता है। तो 46 से 66 यहाँ नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता था और वह 10 जून 1246 को दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन को अमीर हाजी पद एवं नायब मतलब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है। बलबन को आप यहाँ किरदार पढ़िएगा और इसका पूरा नाम बहाउद्दीन भी इसको कहा गया है।
तो बलवन, ठीक है। तो बलवन से पहले आप थोड़ा बात किया जाए, तो बहुत लंबा जो है बात पढ़ा चुके हैं, बीच में बात न करें, मज़ा ही नहीं है, कितना लंबा खींचेंगे। और दोस्तों यहाँ बता दें आपको कि ये पूरा पढ़ाने से आप लोगों के कहने पर जो है यहाँ बुक को कंप्लीट कर रहे हैं पॉकेट जीके को, ठीक है। तो कोई शिकायत कोई बड़ाई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रिव्यू जो होता है कि रिव्यू आप भी बुक आपके पास भी होगी, और नहीं होगी तो आप देख रहे होंगे PDF भी मिल जा रहा होगा टेलीग्राम पर। लेकिन यह बात यो है कि इसका एक जो लिखा हुआ है, एक लूसेंट का लिखा हुआ है, तो बहुत अंतर कुछ कुछ है उसमें, और अच्छे से जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे इसमें रजिया सुल्तान के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई है, नसरुद्दीन, ये सब को छोड़िए, देखते हैं बलवन पे क्या है, क्या कुछ आता है कि नहीं। तो बहुत कुछ जो है छूटा हुआ है लूसेंट के मुताबिक यहाँ बात करें तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लूसेंट भी नहीं पढ़ाएंगे, लूसेंट भी कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, एक प्लेलिस्ट बन जाएगा ताकि आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। ये कोई इसमें नहीं है कि डिलीट होगा कुछ, आराम से देखिए, आप ही के लिए है, और बना के रख दिया जाएगा। क्योंकि किताब पढ़ते पढ़ते लोग जो है उब जाते हैं, लेकिन सुन सकते हो तो सुनने में कुछ आसानी हो जाएगी, और किताब भी कंप्लीट आपका हो जाएगा, फिर रिवीजन आप करते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये बुक के थोड़ा रिव्यू के लिए हम बात किए थे, रिव्यू देना जरूरी है। तो बेस्ट तो आप समझेंगे कि अभी लूसेंट ही ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग कहने पे कंप्लीट होने के बाद ही अब उसको लूसेंट को लेंगे, बीच में भागना नहीं है, ठीक है। अब जब जब शुरू कर दिए, मैदान में उतर गए हैं, तो भाई लड़ाई शुरू है तो जितना ही है। तो यहाँ बात है गैसुद्दीन बलबन की, यहाँ जब बात करते हैं 86 से लेके 46 तक रहा, 20 साल है। यह इल्तुतमिश का गुलाम हुआ, इलबारी जनजाति का तुर्क था। 1249 में जो है बलबन ने पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। सुल्तान ने उलुग खां की उपाधि व नायाब मामलिकात का पद प्रदान किया। रजिया ने बलबन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया, ठीक है। रजिया ने बलबन को अमीर शिकार सर्वप्रथम के पद पर नियुक्त किया। अमीरों ने नायाब ममालिकत के पद से बलबन को हटाकर इमादुद्दीन रैयान को नियुक्त किया। कालांतर में बलबन ने इसकी हत्या कर दी। वह दिल्ली सल्तनत का निरंकुश शासक है, जिसने विरोधियों का दमन किया, दृढ़ एवं सीमांत नीति, लौ एवं रक्त नीति का जो है अपनाया था, ये बलबन ही था। तुर्कान ने चहलगानी चालीसा का विभाग का दमन किया। अमीर खुसरो व अमीर हसन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो पूछ देगा किसके दरबारी कवि थे, तो आपके ये बलबन के। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश का निवासी एवं निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितारवत कबाली का आविष्कार किया, इसे तूती हिंद कहा गया। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज शुरू किया एवं दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा जो है शुरू की। बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश का घोषित किया। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। वही बात करें कि इसने राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि सिद्धांत दिया एवं स्वयं को नियाबत एक खुदाई जो है कहा गया है। खलीफा का सत्ता को मान्यता दी गई और उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। यहाँ आपका जो है तो 1279 में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। बलबन ने इसका जो है दमन किया और मलिक मुकद्दिर अली को तुगरिल का सिर काटने पर तुगरिल कुश की उपाधि दी गई। सर्वप्रथम दीवान अर्ज में सैन्य विभाग का गठन हुआ। अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय जो है इमादुल मुल्क को जाता है। और बलबन ने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपनी दरबारी जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया। बर्नी ने बलबन की बसाया आदेश नसीहत का संकलन किया। बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल मालिक फरुखुद्दीन था। बलबन भारत का शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसने एकताओं से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की और इसका कार्य राजस्व संबंधी प्रशासन था। मैं एवक यहाँ देख लीजिए अब, क्योंकि आपका गुलाम बस अब खत्म हो गया है तो इसलिए अब याद कर लेना है ईस्वी सब। तो एवक का काल क्या रहा है, 1206 से 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह आता है, फिर उसके बाद दूसर का इल्तुतमिश आता है। तो आराम शाह ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा। फिर रजिया 36 से 40 रहती है। फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है 46 से
66 डिग्री, इस पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी कि कैसा था ये अब देख सकते हो। बलवन आता है 66 से फिर कैकोवाद है और क्यूमर से है। तो कैकोवाद और क्यूमर से यहाँ पर लास्ट है ये क्या गुलाम वंश का। तो इसमें जानकारी जो है ये सब देखें कि बहुत कम दी गई है। खिलजी वंश की अब बात अब करते हैं, खिलजी वंश की जानकारी आपको दें